आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मेरा नाम है स्वाति और मैं लेकर आई हूं आपके लिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में अक्सर हम आपकी सेहत से जुड़ी बातें करते हैं और आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान भी लेकर आते हैं। आज एक बहुत ही खास विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी अक्सर कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें खेलकूद में भी आजकल उतना ही आगे होना चाहिए जितना कि वो पढ़ाई में होते हैं, और एक होलसम डेवलपमेंट की बात की जाती है। स्पोर्ट्स में बड़े बड़े करियर बनाने का भी अरमान जो है हम में से बहुत से माँ बाप का होता है, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उन्हीं में से एक बहुत ही प्रचलित चीज है जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स डोपिंग या फिर यूज ऑफ एनहांसर्स। ये दोनों एक हैं, अलग अलग हैं, कैसे है ये सब आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम में बताएंगे। हमारे साथ आज के हमारे डॉक्टर जो जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर R.K. आर्य। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि स्पोर्ट्स डोपिंग जो है एक बहुत ही प्रचलित फिनोमिनन है, अक्सर इसके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो स्पोर्ट्स डोपिंग आखिर है क्या? स्पोर्ट्स डोपिंग अब पिछले कुछ समय से ज्यादा सुनाई दे रहा है। पिछले कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, पिछले ओलंपिक की बात करें, हमारे इंडियन एथलीट कुछ बैन हुए हैं, नाम नहीं ले रहा, लेकिन और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उसका जिक्र हम करेंगे अभी। स्पोर्ट डोपिंग का मतलब है एक तरह की चीटिंग, कुछ ऐसे ड्रग्स सब्सटेंस तरीकों का इस्तेमाल करना जिससे आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होती है, जिससे आप एक दूसरों से बेहतर फायदा ले पा रहे हैं। पर वो सिर्फ आपके अपने एफर्ट से नहीं हो रहा, आपकी प्रैक्टिस से नहीं हो रहा, उन दवाइयों, उन तरीकों से या उन पदार्थों से हो रहा है। सो एक चीटिंग है। और एक एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उन्होंने कुछ रूल बनाए हैं, उन रूल के वायलेशंस को एक डोपिंग का उन्होंने डेफिनेशन दी है। डोपिंग, जहां पे स्पोर्ट्स में डोपिंग की वजह से एथलीट्स ने जान भी गंवाई है। बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी हैं जो कि डोपिंग के साथ जुड़े हुए हैं। न केवल जान गंवाई है, बल्कि कई देशों ने तो कई अपने जो एथलीट्स हैं उन्हें खुद ही इन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को लेने के लिए प्रेरित भी किया हुआ है। और साथ ही ऐसा भी हुआ है कि जीतने के बावजूद कुछ लोगों को अपने मेडल भी गंवाने पड़े हैं। इस हद तक जब डोपिंग का असर है तो बहुत जरूरी है कि हम उसके बारे में जानें, और स्पोर्ट्स और उससे जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस और उसमें इन ड्रग्स का इस्तेमाल जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, सभी के बारे में हम करेंगे आज बात हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर, स्पोर्ट्स डोपिंग एंड यूज ऑफ एनहांसर्स। इस विषय से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9868107070 पर, या फिर आप चाहें तो कॉल करके भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 23421080, और यदि आप चाहें, अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप 011 इस नंबर से पहले जरूर लगाएं। सो 011-23421080। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे ये प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर आप सुन रहे हैं, मेरे यानी स्वाति के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ स्वाति। बात हो रही है एक बहुत ही खास विषय के बारे में। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर R.K. आर्य, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। बात हो रही है स्पोर्ट्स डोपिंग के बारे में। स्पोर्ट्स डोपिंग क्या होती है, इस बारे में हमने डॉक्टर साहब से जानकारी ली। और अक्सर ऐसा होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे चक दे इंडिया का गाना। अब इसमें जब कोई भी टीम, जब, और खासकर हमारी टीम जब होती है, जब स्पोर्ट्स में कमाल करती है, जीतती है, तो हम सभी के सीने जो है वो खुशी से फूल जाते हैं। लेकिन जब ये मालूम चलता है कि ये चीटिंग की गई है, तब कितना बड़ा धक्का लगता है। ना केवल उस खिलाड़ी को लगता है, बल्कि उसके साथ साथ पूरे देश को, उसके सभी फैंस को लगता है। स्पोर्ट्स डोपिंग बहुत ही प्रचलित है, लेकिन कितनी प्रचलित है, किस किस तरह से की जाती है, और क्यों करते हैं, और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सभी कुछ हम जानेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में रेडियो डॉक्टर में। बात हो रही है स्पोर्ट्स डोपिंग एंड यूज ऑफ एनहांसर्स इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो डॉक्टर आर्य हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो डोपिंग है ये किस किस तरह से की जाती है, क्या क्या प्रकार हैं इसके? डोपिंग के कई प्रकार है, बट सबसे पहले हम ये बता दें कि एथलीट की और ओनली एथलीट की खुद की जिम्मेवारी है कि अगर टेस्टिंग में किसी भी तरह का बैन प्रोडक्ट, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट उसके शरीर से मिलता है तो ये उसकी अपनी जिम्मेवारी है। वो किसी पे टाल नहीं सकता कि मैं किसी के साथ खाना खाने गया था, किसी ने मेरे को जबरदस्ती खिला दिया, या किसी ने मेरे को
इस चीज के लिए मजबूर किया। तो ये मान के चलिए कि सारी जिम्मेवारी एथलीट खुद की आती है। तो यंग बडिंग क्रिकेटर्स, एथलीट, किसी भी स्पोर्ट्स में सबको ये जानकारी बहुत जरूरी है कि वो क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, और अभी हम आएंगे सप्लीमेंट्स में भी कि क्या चीजें ली जानी चाहिए क्या नहीं, ये सब चीजें उस पे जिम्मे है। डोपिंग के प्रकार हैं, जैसे बात करें केमिकल डोपिंग एक तरीका है जी, ब्लड डोपिंग दूसरा तरीका है, और जीन डोपिंग तीसरा। ये मेजर 3 तरीके हैं। केमिकल डोपिंग का मतलब है कोई भी केमिकल सब्सटेंस, पदार्थ, ड्रग जो आप ले रहे हैं जिससे आप पॉसिबली आप अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर पा रहे हैं। ब्लड डोपिंग है आप कोई भी ऐसी दवा जिससे आपके शरीर में, या केमिकल जिससे आपके शरीर में रेड ब्लड सेल तेजी से बढ़ते हैं, या आप किसी भी गेम से पहले, किसी भी कंपटीशन से पहले अपने आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो, ब्लड लेते हो, और उससे आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। रेड ब्लड सेल हमारे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं मसल्स तक। अगर हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है क्योंकि आरबीसी का काउंट बढ़ता है, तो आपके मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है, आप थकते कम हो, प्लस रिकवरी टाइम बहुत छोटा हो जाता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़ती है। तीसरा मेजर सब हेडिंग है जीन डोपिंग, जिसमें आपको जीन इंजीनियरिंग के थ्रू आपके सेल्स को, आपके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है कि वो एक खास तरह के स्पोर्ट्स के लिए तैयार हो सकें। और इस मामले में मैं नाम नहीं लेऊंगा, लेकिन एक कंट्री है जो पिछले कुछ समय से ओलंपिक्स और गेम्स में बहुत सडनली बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं बच्चे, उनके बहुत ज्यादा मेडल लाने लगे हैं उन पे ये जीन डोपिंग का। और जीन डोपिंग अभी बहुत डेवलपिंग स्टेज में, इसको पकड़ पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये तरीका भी इस्तेमाल हो रहा है। जीन डोपिंग की जब आपने बात की तो मैं जानना चाहूंगी, ये शायद बहुत छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया जाता है, शायद प्रीनेटल, मतलब पैदा होने से पहले और उसके तुरंत बाद भी ये सब मैनिपुलेशन सेल के साथ और जीन के साथ किए जा रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अब कोशिशें की जा रही है, बिकॉज साइंस एडवांसमेंट हो रहा है फायदे के लिए भी, लेकिन नुकसान या उसका गलत फायदा भी लोग उठा रहे हैं। जी, और इस समय कॉलर है लाइन पे, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना सवाल पूछें। जी चड्ढा बोल रहा हूँ। डॉक्टर आर्या जी को भी नमस्कार। नमस्कार चड्ढा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो खिलाड़ी हैं स्कूल और कॉलेज लेवल से पैदा होते हैं जी, तो उनको कौन कौन से ड्रग्स या मेडिसिन बैंड हैं, इसका जानकारी स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे देने का किसका वो जिम्मेवारी है, और FCI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया IOA क्या इस चीज को निभाते हैं, और लिस्ट जारी की जाती है कि वो बच्चे ध्यान रखें गलती से भी ऐसी कोई मेडिसिन ना लें। जी, आपने एक अच्छा प्रश्न किया। एक बैंड सब्सटेंस या बैंड मेथड्स की लिस्ट जारी करता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, और हमारी एक नेशनल एजेंसी है जिसे हम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, नाडा। वो उस सर्कुलेट करती है उसको। इस तरह के सेमिनार किए जाते हैं छोटी छोटी जगह जहां स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे गेम्स होते हैं, वहाँ इस तरह की इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है पैम्फलेट के जरिए, सेमिनार के जरिए। और जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, वहाँ पर भी इस तरह की ट्रेनिंग या सेमिनार दी जाती है कोच को। जो सीनियर खिलाड़ी उनको तो सबको पता होता है, और ये कि नैतिक जिम्मेवारी है इन सब कोच की, फेडरेशंस की, कि ये सारी चीजों को बच्चों तक पहुंचाएं। जी, हम ये भी चाहते हैं, अभी जैसे रिसेंटली बात करूं, NCERT के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें स्कूल लेवल पे ये बात फैलाने की कोशिश की गई थी कि डोपिंग गलत है। तो सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारी काफी सारे एथलीट अब गांव से, छोटी छोटी जगह से आने लगे हैं जहां अभी भी जानकारी का शायद थोड़ा अभाव है, लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी है। जो भी आप इस फील्ड में जाना चाहता है उसको अपने इस सब सब्जेक्ट में जागरूकता लानी पड़ेगी, लानी चाहिए, ताकि किसी तरह के स्कैम में, किस तरह के डोपिंग के उसमें नुकसान में ना फंसे और अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए। जी, और इस समय एक कॉलर और है लाइन पे, आइए बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। आपको भी नमस्कार और एक्सपर्ट को भी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नेशनल रेफरी एंड कोच वॉलीबॉल। जी बताइए सिंह साहब। मेरे 2 सवाल है सर। जी बताइए। एक तो ये कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए
कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को भी जीन डोपिंग की जा सकती है? नंबर 2, हमारी जब टीम सेलेक्ट होती है बाहर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जी, तो वो जो प्लेयर्स होते हैं, वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, वो काफी टाइम तक कोचिंग कैंप में रहते हैं जी। वहाँ पे डोपिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिएगा। देखिए, बहुत टेक्निकल चीजें पूछ रहे, फिर भी मैं थोड़ा जवाब देता हूँ। पहली, क्या प्रेग्नेंट लेडीज को जीन इंजीनियरिंग में लेना चाहिए? अनएथिकल है, गलत है, किसी भी दुनिया में, किसी भी समाज में गलत है, लेकिन ऐसा होता होगा जी, क्योंकि जीन डोपिंग धीरे धीरे अपना स्वरूप दिखा रही है। आज की डेट पे कोई बहुत सारे इस तरह के केमिकल या इस तरह के टेस्ट संभव नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि जीन डोपिंग एक्चुअली हो रही है, लेकिन ये आने वाले वक्त पे एक बड़ा मेथड या बड़ा इस्तेमाल करने वाला तरीका बन सकता है। दूसरा, कि आपके सारे एथलीट आपके कोचिंग कैंप में रहते हैं, बिल्कुल सही। जब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब एग्जाम होता है 10th का 12th का बहुत छोटे से लेवल पे, सारे स्कूल में एंट्री के टाइम पे फ्रिस्किंग की जाती है, किसी तरह का मोबाइल नहीं ले जाना, किसी तरह का चीज नहीं ले जाना, उसके बावजूद भी चीजें अंदर पहुंचती हैं, चीटिंग होती है, नकल होती है। सेम कैंप कोई प्रिजन जेल नहीं है, बंद नहीं है, कैमरे नहीं लगे हुए, और कैमरे लगे भी हैं तो हर समय कैमरे के सामने कोई नहीं है। अगर छोटी सी ग्रीड, वो मेडल जीतने की, थोड़ा पैसा कमाने की या फेम की अगर खिलाड़ी के मन में आ जाती है, तो कभी कभी वो छोटी सी कमजोरी में या छोटे से लालच में बह जाते हैं, बिना कंसिक्वेंस जाने हुए शायद गलतियां कर बैठते हैं। तो आप कितने भी कैंप की बात करें, कॉमनवेल्थ के ओलंपिक की बात कर रहा हूं, अभी इंडियन टीम की बात कर रहा हूं, लास्ट ओलंपिक की बात कर रहा हूं, मेडल लेने के बाद, नाम इसलिए नहीं कि एथिकली ठीक नहीं, डिक्लेयर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद डोपिंग में पकड़े गए और मेडल वापस किया। मैं बहुत बड़े बड़े 2 नाम आपको बताता हूं जो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हुई थी। बेन जॉनसन 1988 सियोल ओलंपिक्स, कनाडा का स्प्रिंटर, 100 मीटर की रेस, 9.79 सेकंड था रेस का टाइमिंग, और उस रेस को जीतने के बाद पोस्ट कंपटीशन उनका टेस्ट हुआ, 3 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई और 3 दिन में मेडल छिन गया। कितना डिफेम और कितना पब्लिक हुआ था। दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्रांस का, जो साइकिलिंग इवेंट होता है। आप सोचिए, 7 बार लगातार उस एथलीट ने उसको जीता और उसके बाद वो पकड़े गए डोपिंग में। वो 7 साल उन्होंने, शायद हमारे टेस्ट इतने लैब अच्छी नहीं थी, पकड़ नहीं पाए। जब पकड़े गए तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि यस, वो 7 साल से कर रहे थे। मतलब ये सारे एग्जाम्पल हैं जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इतने बड़े बड़े लेवल पे, ग्रीड, छोटा सा लालच उनको बहका गया जी। और जीतने का, आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का, पैसा कमाने का, सभी चीज़ों का जो कहना चाहिए कि ये सभी चीज़ें एक स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ी होती हैं। हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उसके लिए अक्सर जो है शॉर्टकट मेथड्स अपना लिया करते हैं। ऐसा ही शॉर्टकट मेथड है स्पोर्ट्स डोपिंग, और उसी विषय में हम कर रहे हैं आज बातचीत। और स्पोर्ट्स डोपिंग एंड यूज ऑफ एनहांसर्स, इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आर के आर्य, प्रोफेसर एंड HOD ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। और अगर आज के हमारे विषय से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। 9868107070 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही 23421080 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है स्पोर्ट्स डोपिंग से जुड़ा हुआ, यानी कि बैंड ड्रग्स का इस्तेमाल अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। मैंने तो बहुत आसान भाषा में कह दिया, मगर ये विषय उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसी की कॉम्प्लेक्सिटीज और इससे जुड़े हेल्थ रिस्क हैं और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, और उसी के बारे में जानकारी हम ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आर के आर्य, आप हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। और डॉक्टर साहब, शुरुआत कर रही हूँ, हमारे एक लिसनर ने कॉल किया है हमें, उनका एक सवाल है, आइए जानते हैं क्या है। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना सवाल बताएं। गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारे खिलाड़ी लोग हैं, जब कोई कंपटीशन होता है खेल का, उससे पहले हम उनका अपना ब्लड निकाल के फ्रिज में रख लेते हैं, तो क्या ये भी डोपिंग में आता है? और फिर लगवा लेते हैं उसको और फिर खेलने जाते हैं। गौतम जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने बताया ना आपको कि एक तरह की डोपिंग होती है ब्लड डोपिंग, जिसमें आप अपना ब्लड पहले निकाल के रख देते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं दोबारा,
कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिससे ब्लड के रेड सेल बढ़ते हैं, या कुछ और मेथड जिससे ब्लड सेल बढ़ते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल तरीके भी हैं, जैसे आपने, अगर आपको याद हो, मिल्खा सिंह जाके लेह में ट्रेनिंग करते हैं, हाइपोक्सिया ट्रेनिंग कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन हवा में कम होती है, वहां जाकर ट्रेनिंग करने से बॉडी का रिएक्शन होता है, रेड सेल बढ़ते हैं, बट वो फिजियोलॉजिकल है जिसमें कोई बैन नहीं है। लेकिन आपको ये तरीका शॉर्टकट इस्तेमाल करें, जिसमें आप जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका भी शामिल है, ये डोपिंग में आता है, और इस तरह की डोपिंग करना भी बैन माना जाता है। जी, और डोपिंग के बहुत सारे तरीके हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया हमें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब रिस्क की बात कर लेते हैं। डोपिंग के क्या क्या रिस्क हैं? डोपिंग के रिस्क सिर्फ शारीरिक मानसिक ही नहीं है, आपके सोशल इमेज और लीगल कॉम्प्लिकेशंस, आपके फाइनेंशियल इफेक्ट, बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीर पे क्या असर पड़ता है। बहुत छोटी सी चीज है, सबसे ज्यादा कॉमन जो यूज होती है दवाइयां वो है एनाबॉलिक स्टीरॉयड। जी, शरीर में खास तौर पे यंगस्टर होते हैं तो फेस पे एक्नी निकल आना, लड़कियों में मेल बाल्डनेस, मतलब आदमियों की तरह जो गंजापन है वो आना, आवाज का भारी हो जाना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाना, लिवर डैमेज होना, डायबिटीज हो जाना, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी, स्ट्रोक आना जिससे दिमाग की नसें फट जाती हैं, और इस तरह के बहुत सारी फिजिकल नुकसान होते हैं। फिर दूसरा बड़ा नुकसान होता है, बात करें तो साइकोलॉजिकल हेल्थ पे पड़ता है। और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे पड़ता है कि नॉर्मली आदमी की अपनी सोसाइटी में कुछ इमेज होती है, जब उस इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो आप साइकोलॉजिकली काफी बुरा फील करते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं, आपकी इमेज पे धब्बा लगता है, आपका सारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आगे की लाइफ में आप पूरा ठीक से कर नहीं पाते, और एक तरह से पूरा नेगेटिव सा इम्पैक्ट आता है। सोशल लाइफ की बात करें तो एक अच्छा एथलीट, जो फेमस एथलीट है, उसकी जो फेम है, उसका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, और एक क्रेडेंशियल्स है, वो सारा खत्म हो जाता है। मीडिया में आने से, बात को खुलने से ये सारी चीज खत्म हो जाती है। सारे लोग उससे कतराने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने फैमिली फ्रेंड भी उससे दूरी करना चाहते हैं, और इवन फैमिली फ्रेंड भी छुपते हैं सोसाइटी से, क्योंकि उनका नाम भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा होता है। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आप अगर खेल से, जैसे आप क्रिकेट की बात करें, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं खिलाड़ी, अगर इस तरह का कोई इम्पैक्ट आता है तो आपको फाइनेंशियली लॉस होता है, आप कमाई का नुकसान होता है। उसके सिवा आप अच्छे खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा, अब मीडिया में आप बहुत सारे ऐड दे रहे हैं, अगर वो सारे ऐड आपसे चले जाएं, दूसरा खेल की जो इंसेंटिव मनी है, जो जीतने का पैसा मिल रहा है, वो सब आपका नुकसान हो रहा है और आगे कैरियर बर्बाद हो रहा है। स्पोर्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे खेल में आपको बैन लग गया, आप खेल नहीं पा रहे कुछ साल तक, उसके बाद हो सकता है आप ओवर एज हो जाए, वापस खेल में आ ना पाए, उस लेवल तक ना पहुंच पाए, और आएंगे भी तो हर बार आप पे वो एक टैग लगा रहेगा, चीटिंग का, डोपिंग का सस्पिशन रहेगा। आप जब भी परफॉर्म अच्छा करेंगे आपको बार बार टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप पे वो सस्पिशन हमेशा रहेगा। फाइनली लीगल कॉम्प्लिकेशन है, जो आप कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे। इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो आपकी ना सिर्फ शरीर, दिमाग, आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर देंगे। तो डोपिंग एक तरह से आपका पूरा का पूरा जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जी, अगर पाने को बहुत कुछ है तो खोने के लिए तो फिर सब कुछ ही है। सब कुछ ही है जी। और डोपिंग जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन उसके साथ साथ लगातार रूल्स जो हैं वो टाइट होते जा रहे हैं। जिस तरह से इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है उसी तरह से इन्हें डिटेक्ट करने के नए नए तरीके भी ईजाद हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी कि अक्सर हम एक तो सुनते हैं स्पोर्ट्स डोपिंग, बैंड ड्रग्स, और उसके साथ हम सुनते हैं एनहांसमेंट ड्रग्स। तो क्या ये बैंड ड्रग्स या ये डोपिंग ड्रग्स और एनहांसमेंट ड्रग्स, क्या ये एक ही चीज होते हैं? कोई भी तरीका, कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ड्रग जिसको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए यूज किया जाता है वो डोपिंग के अंदर आती है। जैसे हमने बताया कि वाडा जो है हर साल लिस्ट अपडेट करता रहता है उन दवाइयों की जो इस कैटेगरी में आती है। जी, अगर आप भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपने भी सुने होंगे डोपिंग से जुड़े बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो हो चुके हैं। 2016 में पूरी की पूरी रशियन
ट्रैक एंड फील्ड टीम को बैन कर दिया गया था ओलंपिक गेम्स से। और अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपने भी ज़रूर सुनी होंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है स्पोर्ट्स डोपिंग से जुड़ा हुआ, यूज़ ऑफ एनहांसमेंट ड्रग्स से जुड़ा हुआ, तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप बिल्कुल अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके पास सवाल पूछने के 2 तरीके हैं, जैसे कि हमेशा होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080 पे, और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना सवाल पहुंचा सकते हैं 9868107070 पे। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुनते रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। बात कर रहे हैं हम स्पोर्ट्स डोपिंग एंड यूज ऑफ एनहांसमेंट ड्रग्स के बारे में। आपकी सेहत से जुड़ा हर पहलू जो है ना, उसके विषय में बात होती है हमारे इस प्रोग्राम में। और स्पोर्ट्स से जुड़ा भी, आपकी सेहत से जुड़ा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहना चाहिए कि पहलू है, और इस विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह से खेलों का प्रचलन बढ़ रहा है, जिस तरह से हम लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से खिलाड़ी जो है नए नए खेलों में अपना करियर बनाने चले हैं, बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या सही है और क्या गलत है। और ऐसे में स्पोर्ट्स डोपिंग जो है वो एक ऐसा एरिया है जिसमें ना केवल छोटे लेवल बल्कि बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा जो है केसेस हम अक्सर देखते पढ़ते सुनते रहते हैं। और इस विषय में जानकारी जो है वो होना बहुत जरूरी हो गया है हम सभी के लिए। ये अवेयरनेस पहुंचाने का काम करता है हमारा ये प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और आपकी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती है तो सिर्फ यहीं पर 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। आज के रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स डोपिंग के ऊपर। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर के आर्य, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कॉल भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप भी भेज रहे हैं। मैं एक बार फिर से अपने लिसनर्स को याद दिलाना चाहती हूँ, व्हाट्सएप अगर आप भेजना चाहते हैं अपना सवाल तो 9868107070 पर आप कॉल कर सकते हैं, और साथ ही 23421084 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम स्पोर्ट्स डोपिंग ड्रग्स की बात करते हैं, बैंड ड्रग्स में, तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो आते हैं? कई तरह के तरीके सब्सटेंस, केमिकल ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है। सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली ड्रग है एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड। हमारा शरीर मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है जितनी जरूरत है। और इसी टेस्टोस्टेरोन को अगर हम सिंथेटिक तरीके से इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में लेते हैं और उसकी मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है, जो टेस्ट में पता चल जाता है कि ये दवा बाहर से ली गई है, तो ये कॉमन ड्रग है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, खास करके उन खेलों में जहाँ पे ताकत, मसल मास का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे बॉक्सिंग जी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग। ये कुछ ऐसे गेम है जिनमें इस तरह के इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। दूसरी केमिकल या ड्रग है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हमारे शरीर में नॉर्मली ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो दिमाग के पास होता है ऊपर, वो एक नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता है। लेकिन अगर हम इसको सिंथेटिक फॉर्म में बाहर से ले रहे हैं जिससे हमारा मसल मास बढ़े, एंड्योरेंस बढ़े, हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हो, तो वो भी डोपिंग में आता है। तीसरी ड्रग है एरिथ्रोपोइटिन। हमने कहा था जैसे ब्लड डोपिंग है, एरिथ्रोपोइटिन एक केमिकल, एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एनीमिया के ट्रीटमेंट में, ताकि आपके शरीर में रेड सेल बढ़ाए जा सकें। लेकिन आप नॉर्मल इंसान हैं और एरिथ्रोपोइटिन ले रहे हैं ताकि आपके रेड सेल नॉर्मल से ज्यादा हो जाएं और आपको उसका स्पोर्ट्स में फायदा हो पाए, तो ये भी ड्रग इस्तेमाल होती है। इसके बाद आता है स्टिमुलेंट्स, जो ड्रग आपको अलर्टनेस बढ़ाती है। कुछ गेम है जिसमें आपकी अलर्टनेस बढ़ने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, टारगेट गेम, शूटिंग गेम, इस तरह के गेम, निशानेबाजी, ये सारी चीज हैं जहाँ पे शायद इसका ड्रग का इस्तेमाल होता है। फिर आता है बीटा ब्लॉकर्स, जो आपकी घबराहट को, आपके हृदय के धड़कनों को काम करता है, आपको थोड़ा रिलैक्स करता है। ये इस्तेमाल होते हैं अगेन टारगेटिंग में, जहाँ हड़बड़ाहट में आपका निशाना गलत हो सकता है, निशानेबाजी में, तीरंदाजी में, वहाँ बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल होता है। एक दवाई होती है डायरेटिक्स या मास्किंग एजेंट। इस दवा का इस्तेमाल होता है शरीर से एक्स्ट्रा पानी तुरंत निकाल देने के लिए। अगर आप बॉक्सर हैं, वेट लिफ्टर हैं और आप 55 kg हैं, आपको थोड़ा सा वजन कम करना है ताकि आप लोअर कैटेगरी में आके अच्छा परफॉर्म कर सके, तो इस दवा का इस्तेमाल आपके शरीर का पानी निकाल के आपको लोअर कैटेगरी में ले आता है। और कभी कभी इस दवा का इस्तेमाल होता है कि आपने कोई दवा ली और आप उसको छुपाना चाहते हैं, उसको शरीर से जल्दी बाहर निकालना चाहते हैं, मास्किंग एजेंट, मास्क करना चाहते हैं उसके इफेक्ट को, तो इस दवा का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये दवा भी टेस्ट में पाई जाती है, तो आपको एंटी डोपिंग रूल वायलेशन में माना जाता है।
जी, इतनी तरह के ड्रग्स हैं, इतनी तरह से जो है वो लिए जाते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि टेस्टिंग जो है इनकी वो किस किस तरह से की जाती है और किस हद तक, किस लेवल तक जो है इन स्पोर्ट्स में ये टेस्टिंग की जाती है आजकल। टेस्टिंग करने का एक तरीका, जैसे मैंने बताया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा की। नाडा जो है उसने अपने कुछ ऑफिसर करीब लगभग 100 के बराबर हैं, जो ऑफिसर अलग अलग जगह पे पोस्टेड होते हैं और उनका काम होता है अलग अलग टाइम पे। ये जरूरी नहीं है कि आप सब जब खेल रहे हैं तो खेलने में मेडल जीतने के बाद ही आपका डोप टेस्ट होगा। इन कंपटीशन, आउट ऑफ कंपटीशन और स्पेसिफिक गेम परफॉर्मेंस में कंपटीशन, अलग अलग तरह से डोप। अगर आप गेम नहीं भी खेल रहे, कुछ दवाएं बैन है कि आप कभी नहीं ले सकते जी, चाहे आप खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। अगर आप नहीं खेल रहे तब भी आपका रैंडमली नाम आ सकता है और डोप टेस्ट आपको फोन करके आपको बुलाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि आप अगर नहीं आए, आपने मना किया और ऐसा बार बार किया, साल में 3 बार, तो ये एंटी डोपिंग रूल वायलेशन माना जाएगा और आप पे बैन लगेगा। दूसरा है, कुछ दवाइयां जो आप नॉर्मल टाइम पे ले सकते हैं जिंदगी में, लेकिन किसी भी गेम के दौरान, कंपटीशन के दौरान वो दवा नहीं ले सकते। जी। तीसरा है कि कुछ दवाएं पर्टिकुलर गेम्स में नहीं ले सकते आप। जैसे हमने बताया कि बीटा ब्लॉकर्स जो टारगेट गेम्स हैं उनमें नहीं लेना है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर, इस तरह की 3 कैटेगरी हैं जो टेस्टिंग में आती हैं। ये डोप कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको बुलाएंगे और कभी भी आपको रैंडमली चुन सकते हैं और आपको ब्लड या यूरिन सैंपल देना होता है। 99% यूरिन सैंपल लिया जाता है जी। बहुत रेयरली किसी खास सस्पिशन में ब्लड सैंपल लिया जाता है जी। और ये सारा प्रोसेस बहुत आपके सामने होगा, आपको ही करना है, ताकि आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सके कि ये सैंपल बदल दिया गया, एडल्ट्रेट कर दिया गया, छुपा दिया गया, मिला दिया गया। आपकी उपस्थिति में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के सामने आपको सैंपल देना है। आप ही उस सैंपल को हैंडल करेंगे, सील करेंगे। इस सैंपल को 2 भागों में बांट दिया था, ए और बी में। ए सैंपल टेस्ट के लिए जाता है, बी सैंपल रिजर्व के लिए रहता है। अगर ए सैंपल पॉजिटिव है और आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है तो आप चैलेंज कर सकते हैं और बी सैंपल जो रिजर्व में रखा हुआ है उसको आप टेस्ट के लिए दे सकते हैं कुछ फीस के साथ। और ये सारी प्रोसेस जब तक पूरी नहीं होती और आप सील करके सैंपल डोप कंट्रोलिंग ऑफिसर को दे नहीं देते और साइन करके फॉर्म भर के इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तब तक वो सैंपल आपके आंखों से सामने से हटाया नहीं जाएगा। और ये सब सील होने के बाद आपकी प्रेजेंस में जो एक्रेडिटेड लैब्स हैं उसमें सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है जी। तो काफी कहना चाहिए कि काफी स्ट्रिक्ट तरीके से जो है ये टेस्टिंग की जाती है जी। इस तरह कोई मिलावट ना हो, आपको किसी तरह का भी डाउट नहीं रहेगा कि डोप कंट्रोलिंग ऑफिसर या कोई आदमी इसमें कोई मिलावट कर रहा है, एडल्ट्रेट कर रहा है या कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सैंपल आपके सामने लिया जाएगा जी। हमारे पास एक सवाल और आया है, मनोहर लाल गांधी ने भेजा है गाजियाबाद से और पूछना चाहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी इस मामले में इन्वॉल्व है तो कानून में क्या क्या सजा का प्रावधान है, वो आपने बता दिया है। और खिलाड़ियों के अलावा उनके साथ जो डॉक्टर हैं, कोच हैं और इसके अलावा और भी बहुत से लोग होते हैं, अगर वो किसी नशे में इन्वॉल्व हैं तो क्या वो भी दोषी पाए जाएंगे? पहला सवाल पनिशमेंट, हम थोड़ा और डिटेल में बताएंगे जी। कि अगर आप पकड़े जाते हो, मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपको सुनवाई के लिए एक एंटी डोप पैनल है जो जिसमें एक लीगल मेंबर होता है, एक डॉक्टर होता है और एक आपका कोई सीनियर एथलीट होता है, खिलाड़ी होता है, जो आपके सामने एक मीटिंग में आपको बुलाया जाता है और आप अपना पक्ष रखेंगे कि ये डोप पॉजिटिव कैसे आया। अगर हियरिंग में भी आपको माना जाता है कि गलती की गई है तो पहली बार गलती करने में आपको 4 साल का बैन लगता है। कभी कभी अगर कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो आपके फेवर में तो ये 4 साल से घटा के 2 साल का बैन किया जाता है। लेकिन दूसरी बार अगर कर रहे हैं तो वो पर्पसफुल माना जाता है कि वो गलती नहीं है, वो जानबूझ के किया गया। उसमें 8 साल का बैन और कभी कभी फुल टाइम मतलब लाइफ टाइम बैन लगता है। आप कभी उस खेल में दोबारा आ ही नहीं सकेंगे जी। तो इस तरह की बहुत दूसरी बात इन्होंने कहा कि कोच, डॉक्टर या कोई खिलाड़ी किसी टीम का सदस्य वो पनिश होगा। नॉर्मली मैं एंटी डोपिंग पैनल का मेंबर हूँ। जब भी इस तरह की कोई सुनवाई होती है तो सबसे पहले यही बोला जाता है खिलाड़ी की तरफ से कि मेरे को नहीं पता ये मेरे शरीर में कैसे पहुंचा जी। बहुत कम बोलते हैं कि मेरे सीनियर ने मेरे को बोला ये ले लो। बहुत रेयरली मेरे कोच ने बोला ये ले लो, इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि खिलाड़ी, आपका साथी खिलाड़ी, आपका कोच, आपका टीम डॉक्टर या
कोई भी बंधु दोस्त रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो कुछ हुआ, जो कुछ आपके शरीर में पाया गया, आप खुद जिम्मेवार हो, क्योंकि लिया तो आपने खुद है। किसी की सलाह पे लिया, किसी के बहकाने पे लिया या किसी लालच में लिया, आप उसके लिए खुद जिम्मेवार हो। इसलिए किसी को भी इस पिक्चर में लाना ना तो कोई फायदा होता है, ना उसका कोई नुकसान होता है, ना कोई ऐसा पनिशमेंट का प्रावधान है किसी और के लिए। जी, अगर आपका भी कोई सवाल है हमारे आज के इस विषय से जुड़ा हुआ, यानी कि स्पोर्ट्स डोपिंग एंड यूज ऑफ एनहांसमेंट ड्रग्स, तो आप जरूर हमें अपना सवाल जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें सवाल भेज सकते हैं 9868107070 पर, और इसके साथ साथ कॉल करने के लिए नंबर है 23421084। सुन रहे हैं आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो, कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के आर्य, और ये हैं हमारे साथ डॉक्टर RML हॉस्पिटल से फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, और इनसे हम जानकारी ले रहे हैं आज स्पोर्ट्स डोपिंग के बारे में। समय बहुत कम बचा है और जानकारी बहुत सारी है देने के लिए, तो चलिए तुरंत चलते हैं हमारे लिसनर के पास, जिसके पास एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और वो जुड़ा है कि चीटिंग के लिए भी जब चीटिंग की जाती है तो क्या होता है। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना सवाल पूछे। जी, मेरा नाम सुधीर सिंह है, मैं कुतुबगढ़ से बोल रहा हूँ। जी मैं कह रहा हूँ, एक बार हमारे पीछे बड़े पहलवान के साथ भी गलत हुआ था, उसके खाने में मिला दिया गया था और उसकी FIR भी, और डॉक्टर ये कुछ कर नहीं पाई पुलिस। उसके अलावा मेरा एक दूसरा सवाल और है जी। जी बताएं। हमारे एक अभी बड़े प्लेयर ने ही थोड़े दिन पहले इस पर नाडा पे आरोप लगाया था कि वो जो सैंपल लेने आए थे, उनकी जो किटें थी, सिरिंजें थी, वो एक्सपायर थी। उन्होंने वीडियो भी जाहिर किया था। उसके बारे में क्या डॉक्टर साहब की राय है? देखिए, दो चीजें हैं सुधीर जी। पहली चीज, आपको धोखे से खिला दी गई। हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये खिलाड़ी का अपना दायित्व है, अपनी जिम्मेवारी है। वो कहाँ खा रहा है, किसके साथ खा रहा है और क्या खा रहा है। इसमें वो किसी को ब्लेम करे कि किसी ने मेरे को धोखे से खिला दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव गेम है और कुछ खिलाड़ी इस लेवल पे आ गए हैं जहाँ बहुत पैसा और फेम इन्वॉल्व है। वहाँ इस तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश थ्योरेटिकली संभव है। तो खिलाड़ी का खुद की जिम्मेवारी है, किसी पे भरोसा ना करे, कहीं बाहर गलत जगह ना खाए, सस्पिशियस जगह पे तो बिल्कुल नहीं। अपने ध्यान खुद रखिए, अपने को जानकारी अपने पास रखिए और धोखों से बचिए। यही एक मंत्रमूल चीज है। और फिर बाद में ब्लेम करना मेरे को किसी ने करा, वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कि एक्सपायर वो था, आप उसके बारे में, जैसे हमने कहा, एंटी डोपिंग पैनल होता है, पैनल के आगे आप अपनी बात रखेंगे और अगर ये प्रूव होता है कि इस तरह की चीज हुई किसी के साथ और पूरी इंक्वायरी होती है, और एंटी डोपिंग पैनल के ऊपर भी एक पैनल है जो अगर आपको लगता है कि सही नहीं किया तो आप उसके ऊपर और उसके ऊपर भी जा सकते हो, सुनवाई होती है। और ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों का भविष्य जबरदस्ती खराब किया था। हमें भी पता है खिलाड़ी बनने में बहुत वक्त लगता है और किसी का भी नुकसान पर्सनल लेवल पे नहीं किया जाएगा, पर अगर कोई सबूत नहीं मिला तो खिलाड़ी जिम्मेवार माना जाएगा। जी, और जब ऐसे कंपटीशन की बात हो जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, तो जाहिर सी बात है आगे निकलने के लिए कई बार दूसरे को पीछे खींचना ये बहुत ही आम प्रैक्टिस होगी जरूर, और ऐसे में खिलाड़ी का दायित्व और भी ज्यादा बढ़ ही जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अपनी जो शारीरिक कैपेसिटी होती है, हम सभी किसी ना किसी तरह से बढ़ाना चाहते हैं। आजकल बॉडी बिल्डिंग, जिम जाना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। तो वहां पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स और इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है वो अक्सर लोग जो है लेते हैं। तो इनका क्या रोल है? क्या ये भी किसी तरह की डोपिंग में या किसी तरह की ऐसी ही चीज में आते हैं? क्या ये लीगल है? प्रचलित तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये सही है, या इससे क्या वाकई में कोई एनहांसमेंट होता है या इसके नुकसान है? स्वाति जी, ये बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि आजकल इनका प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत यंगस्टर बच्चे जो जिम भी ज्यादा जाने लगे हैं और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं। लीगलाइज की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री अभी पूरी तरह से लीगलाइज नहीं है। मतलब इसका कि हर सप्लीमेंट जो अवेलेबल है मार्केट में वो फूड अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है। एक प्रोसेस होता है, जैसे FDA है, वो एक FSSAI है, ये सब चीजें उसको रेगुलेट करती हैं, उसको एक वो देती हैं, सर्टिफिकेट देती है कि ये सेफ है खाने के लिए। हर चीज मार्केट में जो अवेलेबल है उसमें FSSAI का ठप्पा नहीं लगा हुआ, पहली बात। दूसरा बात, हर खिलाड़ी को, हर जिम जाने वाले को फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तीसरी बात,
फूड सप्लीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो उसमें लिस्ट छपी होती है, जानबूझ के छुपाया भी जाता है कि उसमें ये सप्लीमेंट का नाम ही नहीं होता जो बैन है। तीसरी बात, कुछ ऐसे मटेरियल, रॉ मटेरियल का नाम डाला जाता है जो बैन लिस्ट में नहीं है लेकिन वो बैन होता है। चौथी बात, उसमें फेक इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि ये वाडा से अप्रूव्ड है, नाडा से अप्रूव्ड है या इंडियन डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन से अप्रूव्ड है। ये सब फेक इन्फॉर्मेशन डाली जाती है और बेचा जाता है। अभी रिसेंटली, नाम लिए बिना बोलूंगा, एक बहुत बड़े सप्लायर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपने ये फेक एडवर्टाइज दिया और आपकी चीज में खराबी थी और आप उसके लिए पेनल्टी देंगे। अभी हमारी मार्केट, हमारा सिस्टम इवॉल्व हो रहा है और बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे को डेवलप कंट्री की तरह हर चीज जो हम खाएं उस पर लिखा होना चाहिए क्या खा रहे हैं, उसकी एक्सपायरी डेट, हर चीज के बारे में डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए। अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सप्लीमेंट, सिर्फ सप्लीमेंट ले लें उससे ज्यादा अच्छा है। प्रोटीन लेना है तो आप प्रोटीन रॉ फॉर्म में लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग, चिकन बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप वेजिटेरियन है, दूध, दही, सोयाबीन और दालें, चना, ये वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। तो आप प्रोटीन लेना इस फॉर्म में लीजिए। दही का जो वे प्रोटीन आता है सुखा के, इतना कॉस्टली मिलता है आपको, आप दही क्यों नहीं खा सकते? दिन में 2 बार 3 बार दही लीजिए, दूध लीजिए। वे प्रोटीन को आप सप्लीमेंट क्यों लें? ऐसे सप्लीमेंट में बहुत सारे एनाबॉलिक स्टीरॉयड छुपा के मिलाए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी तुरंत, आप सप्लीमेंट खा के एकदम से फूल जाता है शरीर, एकदम से आपको दिखता है कि मसल बढ़ गए। वो सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं हो रहा, वो सब ये बैन एनाबॉलिक स्टीरॉयड से हो रहा है। और प्लीज इनसे बचिए। आपका जिम इंस्ट्रक्टर, कोच या इस तरह के लोग ना तो खुद ट्रेंड होते हैं, ना ही इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपको गाइड कर सके, ना ही ये डाइटिशियन है, ना इनके पास कोई ट्रेनिंग है। प्लीज इनसे बचिए। इस तरह के फूड सप्लीमेंट आपको फायदा देने की बजाय बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जी, बहुत ज़रूरी जानकारी डॉक्टर साहब आपने अभी दी और बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो आपके इस जानकारी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बहुत से मैसेज आए हैं जो कह रहे हैं कि आज की जानकारी उन्हें बेहद बेहद दिलचस्प लगी और बहुत ही ज़्यादा काम की भी लगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपका। समय जो है वो खत्म हो रहा है हमारे पास। तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर R.K. आर्य, प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आने का, जानकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ आज के रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम को समाप्त करने की स्वाति को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।